नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल। और जैसा कि आपको पता है, हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल डायनेस्टी हमने उठाया था और मुगल डायनेस्टी का ये जो वीडियो है, आज हम अकबर महान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकबर महान के पहले हम शेर शाह सूरी को कंप्लीट कर चुके हैं और शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों को हमने अच्छी तरह से पढ़ने के पश्चात आज अकबर को प्रारंभ किया है। तो चलिए अकबर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले राज्याभिषेक के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अकबर के पिता हुमायूं की असमय मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है उस समय अकबर, जो हुमायूं का बेटा था, वो पंजाब का सूबेदार था। लगभग 9 वर्ष की आयु में उसको सूबेदार बना दिया जाता है। वह अपने संरक्षक बैरम खान के संरक्षण में वहां पर सूबेदारी कर रहा था। तो जैसे ही इस बात का पता चलता है बैरम खान को, तो बैरम खान ने वहीं पर आनन फानन में पंजाब के गुरदासपुर नामक स्थान के कालानौर नामक जगह पर एक ईंटे का चबूतरा बनाया और वहां पर जल्दी से उसका राज्याभिषेक कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो कालानौर नामक स्थान पर हुआ था, आपको बताना है। और एक मिट्टी का चबूतरा बनाया गया था जल्दी जल्दी में बैरम खान के द्वारा, और उसमें उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं अकबर के बजाय कोई और व्यक्ति राजा न बन बैठे। वहां से राजा बनने के पश्चात आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी राजधानी की ओर। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, बैरम खान को इसने अपना संरक्षक या वकील नियुक्त कर दिया, अपना प्रधानमंत्री बना दिया, जो 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। 1560 के पश्चात इसको साजिश के परिणाम स्वरूप भगा दिया जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसकी भी एक कहानी है। तो राज्याभिषेक करने के पश्चात अपनी नगरी यानी अपनी राजधानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन राजधानी में अभी इनका स्वागत दूसरे तरीके से किया जाने वाला है। होता यह है कि राजधानी इनको आसानी से नहीं मिलती, और जो सूर डायनेस्टी का शासक था आदिल शाह सूर, उसका एक वजीर था जिसका नाम हुआ करता था हेमू। हेमू ने क्या कर लिया, दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली व आगरा पर जब कब्जा कर लिया तो इससे अकबर काफी भयभीत हुआ, और जितने भी लोग थे उनका मन ये था कि अब यहाँ से भाग लिया जाए, दिल्ली हमारे हाथ से निकल चुकी है। लेकिन अकबर ने हिम्मत जुटाई और अकबर ने हेमू से संघर्ष किया। इस युद्ध को हम इतिहास में पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का एक युद्ध हो चुका है हमारा 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसको हमने पीछे कवर कर लिया है। उसके पश्चात ये दूसरा पानीपत का युद्ध है जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाएगा। और अकबर का भाग्य बहुत अच्छा था, सौभाग्यवश अकबर इसमें विजय हो जाता है। याद रखिए, हेमू वह व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और दिल्ली का स्वयं शासक बन बैठा था। यह मैंने आपको पहले बताया ही। अभी पराजित हो गया हेमू, और इस तरह से आरपी त्रिपाठी ने इनके बारे में कहा है, हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी। एक दुर्घटना के कारण, शायद आपने पढ़ा हो कहानी कि जो हाथी होता है उसके आंख में तीर लग जाता है। इस कारण से हेमू की जो सेना होती है वो हार जाती है। वहीं दैवीय संयोग से अकबर जो है युद्ध को जीत जाता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपने पढ़ लिया, 1556 को संपन्न हुआ और इसको जीत लिया अकबर ने। अकबर ने युद्ध को जीतने के पश्चात अब आगे पूरा जो भारत है उसको जीतने का प्लान बनाएगा। चलिए देखते हैं। अकबर ने अपना विजय अभियान चालू किया है, इसको हम तेजी से कवर करते हैं। और इसमें अकबर ने उत्तर भारत में कहां कहां पर अपना कब्जा कर लिया। हालांकि इस जितने भी हम युद्ध बताने जा रहे हैं, इनके अलावा भी कई युद्ध अकबर ने जीते थे, कई राज्यों को अपना गुलाम या अपने कब्जे में लिया था। लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने उनको कवर नहीं किया। तो जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मालवा विजय की जाती है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर, और उसकी पत्नी
का नाम था रूपमती। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, रूपमती और बाज बहादुर की तस्वीरें हैं। दोनों के बीच काफी गहरा प्रेम था और इनकी जो प्रेम कथा है वो लोक कथाओं में भी प्रचलित है। हमने भी बचपन में सुना है, लोक कथाओं में भी प्रचलित है बहुत ज्यादा, और आसपास के लोग काफी जानते हैं इनकी प्रेम कथा के बारे में। इनकी प्रेम कथा को आप विकिपीडिया में, यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोनों के बीच काफी गहरा प्रेम था, लेकिन यहाँ पर बाज बहादुर को किडनैप कर लिया जाता है और उसको ले जाया जाता है अकबर के पास। ये संगीत का बहुत शौकीन था और जहां तक हमने पढ़ा है इसी ने अकबर को तबला बजाना सिखाया था। तो बाज बहादुर को किडनैप कर लिया जाता है और मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है अकबर के द्वारा, उसको अपने राज्य में मिला लिया जाता है। नंबर 2 पर गढ़कटंगा या गोंडवाना। वहां का एक शासक था वीर नारायण, जो बहुत छोटा था, उसकी उम्र लगभग 1.5 वर्ष थी। इस वजह से उसकी माँ, जिसका नाम दुर्गावती था, संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। और ये दुर्गावती जो है, आप राजपूत जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा, ये जो रानी दुर्गावती हैं इनका संबंध बुंदेलखंड से ही है। बुंदेलखंड इनका जो मायका है कह सकते हैं। तो यहाँ की रानी थी ये, इनकी बहादुरी की कहानी आप आगे सुनते जाइए। तो दुर्गावती, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वनडे परीक्षाओं में कि दुर्गावती ने कहाँ से संघर्ष किया था, यानी अकबर के विरुद्ध कहाँ, किस स्थान से संघर्ष किया था। तो आपको ध्यान रखना है, गोंडवाना से इन्होंने संघर्ष किया था। इधर अकबर के यहाँ से आशफ खान नामक व्यक्ति जो है मुगल सेना का नेतृत्व करता है और पहुंच जाता है दुर्गावती के पास। दुर्गावती ने जब समझा कि हम हारने वाले हैं तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए छुरा घोंपकर अपनी हत्या कर ली। आसफ खां को वहां से पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है और गोंडवाना को लेकिन अकबर ने काम किया ये कि मुगल साम्राज्य में नहीं मिला है और वहीं के एक शासक चंद्र शाह को गद्दी सौंप दी। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि वो जानते थे कि इससे विद्रोह हो सकता था। अजमेर, हालांकि ये घटना पहले हुई है, 1562 की है। अजमेर में शासन था, किसका शासन था? तो यहाँ पर शासन था कछवाह डायनेस्टी का। ये डायनेस्टी आपसे पूछा जाएगा, वंश पूछा जाएगा कि अजमेर में किस वंश का शासन था। कछवाह वंश का शासन था और इस वंश के शासक थे राजा भारमल, जिनको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। जब अकबर अजमेर जा रहे थे, अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वहां पर मत्था टेकने के लिए या दर्शन के लिए जा रहे थे जब अकबर, तो अपनी बेटी, यानी रास्ते में इन्होंने उनको रोक लिया और अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिनका नाम जोधा भाई था। विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया अकबर ने। बदले में एक शर्त ये रखी जाती है कि आप हमारी बेटी से विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारे बेटे भारमल और हमारे पोते मान सिंह को अकबर अपने दरबार में पद प्रदान करेंगे या उनको नौकरी देंगे। ये बात अकबर ने स्वीकार कर ली और भारमल को 5,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। ये मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, इसको आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से अजमेर के शासक कछवाह वंशीय थे राजा भारमल, इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसी के भेंट स्वरूप इन्होंने अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखा था। लेकिन अजमेर के अलावा राजस्थान में एक और डायनेस्टी थी, मेवाड़ में। वंश का नाम था सिसोदिया। सिसोदिया, इनकी विचारधारा कुछ अलग थी। ये अपने आप को मुगलों के अधीन नहीं रखना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने संघर्ष किया। उस समय यहाँ के राजा उदय सिंह थे, जिनका संघर्ष होता है अकबर के साथ। वो संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं है उतना ज्यादा। बाद में उदय सिंह के पश्चात उनके बेटे महाराणा प्रताप आते हैं, जिनका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो महाराणा प्रताप से भी संघर्ष होता है अकबर का और ये संघर्ष काफी महत्वपूर्ण है। अकबर की तरफ से इस संघर्ष में जो सेना होती है उसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। मान सिंह आपको अभी पीछे बताया गया है। मान सिंह को मनसबदार बनाया गया था अपने यहाँ अकबर के द्वारा। और मान सिंह ने, क्योंकि मान सिंह खुद राजपूत थे और वो राजपूतों की कंडीशन को, वहाँ के जो रास्ते थे या वहाँ के लड़ने की जो शैली थी अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए मान सिंह को अकबर ने भेजा। और मान सिंह
अकबर की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप, दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ 18 जून 1576 को, इस संघर्ष को हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है हल्दी घाटी के युद्ध, किसके किसके बीच हुआ आपको याद रखना है। इस हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए और इनके सरदार झाला सिंह ने इनकी जान बचाई कूटनीति से और इनको वहां से भगा दिया और ये आजीवन संघर्ष करते रहे। इनकी कहानी आपने खूब पढ़ी होंगी और अंततः 1597 को अकबर के प्रतिद्वंदी महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है स्वयं से। एक दूसरा संघर्ष है गुजरात के खिलाफ। गुजरात को जीता, कैसे जीता वो कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अकबर ने जब गुजरात को विजित किया था उसके परिणाम स्वरूप ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस युद्ध के पश्चात अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे पहली बार, तो इससे पहले अकबर ने कभी भी समुद्र नहीं देखा था। पहली बार गुजरात को जीतने के पश्चात समुद्र देखा था। साथ ही इन्होंने पुर्तगालियों से भी मुलाकात की। ये समय चल रहा है 1572 का और इस समय से काफी समय पहले ही भारत में पुर्तगालियों का आना जाना चालू हो गया था। पुर्तगाली यहाँ पर बस गए थे, तो अकबर ने पुर्तगालियों से मुलाकात भी की और समुद्र के दर्शन भी किए। गुजरात विजय के पश्चात ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया अपनी राजधानी बनाने के उद्देश्य से। हालांकि उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाया और कभी भी फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी नहीं बना पाया। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में हम डिटेल से आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इनके अन्य विजयों में कश्मीर की विजय भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1585-86 के आसपास यहाँ के शासक यूसुफ खां को भगवान दास ने गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ खां यहाँ का शासक हुआ करता था कश्मीर का। भगवान दास जो बहुत ही यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं अब, इन्होंने क्या किया, यूसुफ खां को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पत्नी काफी नाखुश हुई, नाराज हुई और उनकी याद में, अपनी पति यूसुफ खां की याद में विरह के गीत गाए और इसी वजह से हब्बा खातून को कश्मीर की मीरा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कश्मीर की मीरा कहा जाता है, तो आपको बताना है हब्बा खातून। अहमदनगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर जिस तरह से गोंडवाना में अकबर के खिलाफ युद्ध किया था दुर्गावती ने, उसी प्रकार से चांद बीबी एक महिला है, इन्होंने अहमदनगर जब अकबर की सेना जाती तो वहां पर इन्होंने युद्ध किया था अकबर के खिलाफ। हालांकि ये भी पराजित हुई और इनके साथ भी हुआ, इनके साम्राज्य को मिला लिया जाता है। आगे चलते हैं। असीरगढ़। असीरगढ़ अंतिम विजय अभियान था, ये सबसे महत्वपूर्ण। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, कब लड़ा गया, तो 1601 में अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़। इस युद्ध की खास बात यह थी कि इसमें अकबर ने स्वयं से युद्ध का नेतृत्व किया था। इसके पहले जितने भी युद्ध हो रहे हैं अकबर स्वयं नहीं जा रहा था, किसी न किसी व्यक्ति को अपने भेज रहा था, लेकिन पहला युद्ध है जिसमें अकबर ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और अंतिम विजय अभियान मैंने आपको बताया भी पहले ही। अकबर ने इस युद्ध को काफी मशक्कत से जीता, और मशक्कत क्या कहें कि रिश्वत देकर जीता। नहीं जीत पा रहा था किले को, तो भेद नहीं पा रहा था जब, तो उन्होंने रिश्वत देना उचित समझा और इसी वजह से कहा जाता है अकबर ने सोने की चाबी से इस किले को खोला था। सोने की चाबी का मतलब यहाँ पर उपमा दिया गया है, मतलब ये है कि पैसे देकर उन्होंने, धन दौलत देकर उन्होंने इस किले को खुलवाया था। महत्वपूर्ण अभियानों में सारे अभियान हमने कवर कर लिए हैं। आइए अकबर के धार्मिक नीति को जान लेते हैं। हम एक लाइन में आपको पहले बता देते हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति थी, यानी हर धर्म को समान भाव से वो देखता था और सबके साथ बराबर प्रेम करता था, सबकी अच्छी बातों को सीखता था। तो इसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या काम किए थे आइए जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने इबादत खाना एक खोला था 1575 में। इबादत खाना क्या होता है, धार्मिक सत्य को जानने के लिए, यानी किसी भी धर्म के बारे में डिस्कस होता था एक जगह पर बैठ करके और अकबर उन बातों को सुनता था, इसलिए उन्होंने एक जगह बनाई थी। इस जगह को कहा जाता था इबादत खाना। तस्वीर में आप देख सकते हैं इबादत खाना 75 में उन्होंने खोला, पहले सुन्नियों के लिए, और इसके बाद 76 में उन्होंने उसमें सिया को भी आना अलाउ कर दिया। चलिए सिया भी आ गए
और जब 78 का समय आया 2-3 साल बाद इन्होंने हिंदुओं लिखा हुआ नीचे 1578 में से सभी धर्मों के लिए खोल दिया, यानी हिंदुओं के अलावा जो सिख तो अभी थे नहीं, ईसाई वगैरह जो भी थे, जैन बौद्ध, इन सारे लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया और कहा कि आप सभी लोग आइए, अपने धर्म की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें बताइए, सिखाइए। तो इबादत खाना आपको समझ में आया, एक ऐसा बिल्डिंग हुआ करता था, एक ऐसा घर हुआ करता था जिसमें अलग अलग धर्म के लोग आते थे, अपने धर्म की अच्छी बातों को सिखाते थे, बताते थे। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की, ये आपसे पूछा जाएगा। सभी धर्मों के लिए कब खोला गया, ये आपसे पूछा जाएगा। मजहर की घोषणा, इसको समझते हैं। ये अकबर ने घोषणा की थी मजहर की, कब की थी, सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि इससे पहले जो राजा हुआ करता था, तो राजा राजनैतिक मामलों का प्रधान हुआ करता था, यानी कोई भी पॉलिटिकल जो मामला है, राजनैतिक कोई भी अधिकार है, वो राजा के पास हुआ करता था। जितने भी धार्मिक अधिकार हुआ करते थे, वो धार्मिक अधिकार काजियों के पास हुआ करते थे। काजी नाम के व्यक्ति राजा के दरबार में रहा करते थे और काजियों का काम ये होता था कि धर्म से संबंधित बातों को राजा को बताना, यानी धर्म के मामले में काजी प्रधान हुआ करता था और राजनीतिक मामले में राजा प्रधान हुआ करता था। अकबर कोई भी निर्णय लेता था तो ये काजी बार बार डिस्टर्ब करते थे उसको, यानी कहते थे नहीं, धर्म के आप खिलाफ जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए अकबर ने काम क्या किया कि इसने राजनीतिक मामले तो इसके पास थे ही, इसने धार्मिक मामलों को भी अपने पास ले लिया, यानी इसने कह दिया कि मैं अब धार्मिक मामलों में भी मैं ही निर्णय दूंगा। ठीक है, अब काजी कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। धार्मिक मामलों में भी मैं ही निर्णय दूंगा, राजनीतिक में तो देता ही था। इस बात के लिए उसने एक उपाधि धारण की, उपाधि को सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल कहा गया, और इस बात को उसने मजहर की घोषणा के माध्यम से लोगों को बताया था। तो मजहर का स्वरूप किसने तैयार किया था, उसको किसने पढ़ा, ये सब चीजें हम आगे नवरत्न जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। तो मजहर की घोषणा से आपको मतलब समझ में आ गया है कि ऐसी घोषणा की गई जिसमें धार्मिक और राजनैतिक दोनों मामलों का प्रधान कौन बन गया, अकबर बन गया। अकबर ने एक तीसरा काम किया था, दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, और ये जो धर्म था एक प्रकार का कह सकते हैं धर्म नहीं था, आचार संहिता थी, कोड ऑफ कंडक्ट था। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये था कि नियम कानून थे, जीवन यापन के कुछ नियम कानून थे जो इन्होंने क्या किया था, अलग अलग धर्मों से जो इन्हें लगी थी अच्छी अच्छी बातें, उन सारी अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, और अडॉप्ट करके एक नया धर्म इन्होंने बना दिया था। हालांकि ये धर्म सक्सेस नहीं हुआ, वो अलग मामला है। तो दीन इलाही के बारे में कुछ एक आधे फैक्ट हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। इलाही संवत, इन्होंने एक नया संवत चलाया 1584 में, इसको इलाही संवत कहा जाता है। इलाही संवत को जानने से पहले हिजरी संवत को जानना चाहिए। हिजरी संवत क्या होता है, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हैं वो कहाँ जा रहे थे, मक्का से मदीना। मक्का में उनको तमाम सारी प्रॉब्लम्स जब फेस करनी पड़ी थी, तो उन्होंने मक्का से मदीना के लिए अपना रास्ता अपनाया था। तो मक्का से मदीना जब जाते हैं, वो समय क्या होता है, 622 ईस्वी। इस समय जब जाते हैं, इस घटना को हिजरत कहा जाता है। हिजरत का मतलब होता है स्थानांतरण। इस घटना को इस्लाम में हिजरत कहा जाता है, और इसी डेट से हिजरी संवत चलाया जाता है। एक कैलेंडर चलाया जाता है इस्लाम में, उसको हिजरी संवत कहा जाता है। तो हिजरी संवत जो होता है वो चांद पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, चांद पर। चांद की जो मूवमेंट होती है उस पर आधारित कैलेंडर होता है। अकबर का जब शासन आया, अकबर ने कहा नहीं, अब हम एक नया कैलेंडर बनाएंगे, और उन्होंने मुगल काल के सबसे बड़े वैज्ञानिक मीर फतेह उल्लाह सिराजी को कहा कि आप एक नया कैलेंडर बनाइए जो चांद के बजाय किस पर, सूर्य की परिक्रमा पर आधारित हो, यानी सूर्य की जो मूवमेंट है उस पर आधारित। उन्होंने कहा कि एक कैलेंडर बनाइए, तो बना दिया इन्होंने। इस कैलेंडर को इलाही संवत, फसली संवत या सौर कैलेंडर के नाम से जाना जाता है।
और इस कैलेंडर को अकबर ने प्रारंभ कर दिया। हालांकि ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये 4 धार्मिक रूप से इन्होंने काम किए जो बहुत सक्सेस तो नहीं हुए। आगे इनके कुछ अन्य कार्य हैं, उनको समझ लेते हैं। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। दास बेचना खरीदना ये सब इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर ने 1560 से 64 के बीच पेटीकोट शासन में अपना जीवन यापन किया था। तो आइए समझ लेते हैं। अकबर के काल को हम मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला काल 1556 में आपको बताया गया राजा बना, 1556 से 60 का होता है। इस दौरान वो अपने वकील बैरम खान के संरक्षण में रहता है। इसके बाद हरम की जो महिलाएं होती हैं उनको ये बात नागवार गुजर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि बैरम खान क्या कर रहा है, अपना इंटरफेयर बढ़ा रहा है हर बात में। तो उन्होंने बैरम खान की शक्तियों को कमजोर करने के लिए, माहम अनगा आदि लोगों का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने क्या किया, बैरम खान को बाहर कर दिया। षड्यंत्र करके उसकी कहानी पूरी मिलती है। बैरम खान को बाहर भेज दिया, बाद में उसकी हत्या भी कर दी जाती है रास्ते में। इसके पश्चात 1560 से लेकर के 64 तक का काल जो होता है, अकबर अपने जो हरम की महिलाएं हुआ करती हैं, दादी माँ इस तरह के लोग जो थे, उनकी बातों को मानता था, यानी उनके कहने पर चलता था। इसलिए इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महिलाएं पर्दे में रहती थी। 1564 के पश्चात जब तक अकबर मर नहीं जाता है 1605 तक, तब तक वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेता है। इसलिए इसके काल को ये 3 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। बाद में अकबर की 1605 में पेचिश के कारण उसकी डेथ हो जाती है। अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, तो आप परेशान मत होइएगा कि हमने आपको छोड़ दिया है, नहीं पढ़ाया है। उन सारी चीजों को हम अकबर के कल्चर में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में उनको हम कवर करेंगे। हमने इसमें बहुत सारी चीजों को जानबूझ करके हल्का करके रखा है कि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद हम एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम अकबर के नवरत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अकबर के बारे में जो भी पॉलिटिकल बातें थी वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं। अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें अभी छूट रही हैं जिनको हम आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।